हाँ जी। आज हम आप लोगों के साथ बच्चे एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन। अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मतलब अगर मैं बात करूं तो मैं आज जो आपके साथ चैप्टर लेकर आया हूं वो पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है। पहली बात तो ये थ्योरी चैप्टर है और ये चैप्टर आपको पढ़ के लगेगा कि इसमें कुछ नई चीजें आप लोगों को नहीं पढ़ाई जा रही। मतलब ऑलमोस्ट ये बातें आपके अंदर इनबिल्ट है, बट लेकिन आपको बताने का तरीका बिल्कुल यूनिक है। अकाउंटिंग में मेजरमेंट की बात की जा रही है कि अकाउंटिंग में एक मेजरमेंट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अभी तक जब हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हुए हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब क्या रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट स्टार्ट हो जाएगा विदाउट मेजरिंग एनी ऑब्जेक्ट? मतलब मैं अकाउंट्स में इवेंट्स को रिकॉर्ड करता हूँ, मैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता हूँ, बट क्या बिना मेजर किए क्या मैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकता हूँ? माई आंसर इज नो। मतलब मेरी अकाउंटिंग प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो मेजरमेंट से स्टार्ट होती है। अगर मैं देखूं मेजरमेंट से भी पहले आइडेंटिफिकेशन होता है। अगर मैं अकाउंटिंग डेफिनेशन की बात करूं तो अकाउंटिंग एक डेफिनेशन अगर आप देखो, ये डेफिनेशन शायद आप लोगों ने पहले पढ़ी हो। अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग। तो आज का पूरा चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, वो मेजरिंग पार्ट पर है। मतलब मैं अकाउंटिंग में आज मेजरमेंट की बात करूंगा कि आप मेजरमेंट कैसे करते हैं। मतलब ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स उनको मेजर किया जा कैसे किया जाता है और मेजरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी कितनी रिलेवेंस है अकाउंटिंग में, आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं, मेजरमेंट में हम वैल्यूएशन की बात करें, साथ साथ हम कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की भी बात करते हैं कि हम अकाउंटिंग कुछ एस्टिमेट्स भी लगाते हैं। मतलब मैं अपनी अकाउंटिंग करने के लिए कुछ एस्टिमेट्स भी लगाता हूं, मैं उन एस्टिमेट्स की बात भी करूंगा। तो आप देखो क्या लिखा है, मेजरमेंट इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। मेजरमेंट क्या है? अकाउंटिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज विदाउट मेजरिंग द इवेंट्स, मतलब विदाउट मेजरिंग द ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स, मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब मेरी अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी जब तक मैं उसे मेजर नहीं करूंगा। मैं समझ रहे हो? आपने देखो मेजरमेंट का नाम आपने सुना भी होगा, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो। इकोनॉमिक्स में आप यूटिलिटी, याद है आपने यूटिलिटी थ्योरी पढ़ी थी? तो आप सेटिस्फेक्शन को मेजर करते थे, कार्डिनल थ्योरी, ऑर्डिनल थ्योरी, आपने सारी चीजें वहां पढ़ते हो। यहां भी मैं ऐसे अगर बात करूं तो अकाउंटिंग में आप मेजरमेंट की जो बात करते हो वो मेजरमेंट मनी की बात करते हो, मेजरमेंट रुपीज में होती है। वहां तो आपका मेजरमेंट थोड़ा डिफरेंट वे में होता है। मेजरमेंट वहां भी करते हैं, मेजरमेंट यहाँ भी करते हैं, बट यहाँ जो भी मेजरमेंट होगी वो किस में होगी? वो रुपीज में होगी। देखो क्या लिखा है, मेजरमेंट इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। प्राइमरली ट्रांजेक्शन इन इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हमने यही बात पढ़ी है, हम छोटे बच्चे थे तो हमने एक बात पढ़ी थी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कि हम अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी। फिर आगे देखो, एनी मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स विद द थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट। मतलब अगर आप मेजरमेंट करने जा रहे हो तो मेजरमेंट के लिए तीन बातें होती है। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट टू बी मेजर्ड। मतलब सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किन ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को मेजर करना है, नंबर वन। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल टू बी यूज। मतलब आपको स्टैंडर्ड और स्केल क्या यूज करना है, मतलब किस तरीके से मेजर करना है। जैसे मैं इंडिया में नो डाउट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करूंगा, मैं उनकी मेजरमेंट करूंगा, लेकिन मेरे लिए स्टैंडर्ड क्या होगा? मेरे लिए स्टैंडर्ड होगा रुपी। ध्यान रखना, करेंसी हमेशा। अब यूएस में अगर मैं बात करूं तो यूएस में जो मेजरमेंट होती है, यूएस में जो मेजरमेंट करते हैं वो रुपीज में नहीं करते, वो किसमें करते हैं? डॉलर्स में करते हैं। और यूएस डॉलर अगर मैं ऐसे बोलूं, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हर एक कंट्री का अपना एक, जैसे अगर अपना एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्केल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम ट्रांजेक्शन इवेंट्स को क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, तीन चीजें ध्यान रखना। पहला तो मैंने बताया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन इवेंट टू बी मेजर्ड होता है। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल्स टू बी यूज। मतलब आपको कौन सा स्टैंडर्ड यूज करना है, मतलब रुपीज में करना है या डॉलर्स में करना है, इस बात को लिखा जाता है। इन द थर्ड, इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड। मतलब जिस डायमेंशन को आप, मतलब जिस स्टैंडर्ड या स्केल को आपने यूज किया है, उसकी डायमेंशन मतलब उसकी वैल्यू बदलती रहती है, नहीं बदलती रहती। तो ये आपको अभी पता चलेगा कि जो हम अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, आज आपको पता चलेगा इसकी बहुत बड़ी वीकनेस होती है, क्योंकि इसकी डायमेंशन चेंज होती है। मतलब आज जो 100 रुपए की वैल्यू है, वो 100 रुपए की वैल्यू आज से 10 साल बाद नहीं होगी। या अगर देखो, आज से 100 साल पहले 100 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी। अगर मैं 50-60 साल 1950-60s में अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करोगे तो उस टाइम में पैसे, मतलब 100 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी। लेकिन आज 100 रुपए की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है। तो वैल्यू ऑफ मनी चेंज होता है, तो मतलब उसका डायमेंशन बदलता रहता है। मतलब 100 रुपए की वैल्यू अगर मैं 2 साल में कंपेयर करूं तो वही चेंज हो जाती है, मैं तो बहुत पीछे नहीं जाता। तो वैल्यू एज ऐसे बोलूं, एज ए स्टैंडर्ड और स्केल ऑफ, मतलब मेजरमेंट,
मतलब मनी की बहुत बड़ी वीकनेस है कि उसकी वैल्यू, उसका डायमेंशन चेंज होता रहता है। जैसे मुझे एक बात बताओ, 1 किलो में अगर मैं बोलूं 1 किलो में 1000 ग्राम्स होता है, वो आज भी होता है, कल भी होगा, और फ्यूचर पास्ट में भी ऐसा होता रहा था। लेकिन जो रुपी है, रुपी, उसके 1000 रुपीज में जितनी क्वांटिटी आती है वो हमेशा सेम नहीं रहती। इसलिए बोल सकते हैं कि डायमेंशन को भी इवेल्युएट करते हैं। तो वैल्यूएशन में, मेजरमेंट में 3 चीजें होती हैं। आप पहली बात तो वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसका, जिन ट्रांजेक्शन और ऑब्जेक्ट को आपने मेजर करना है। नंबर 2, आप साथ में क्या करते हैं, उनका स्केल्स डिसाइड करते हैं किस स्केल में मेजरमेंट करनी है। इन द थर्ड स्टेप आप इवैल्यूएशन करते हैं उस स्टैंड, उस किसका, उस डायमेंशन का, मतलब उस स्टैंडर्ड या स्केल की डायमेंशन का, कि क्या वो चेंज भी होता रहता है। तो आपको पता चलेगा मनी में बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, बट हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसमें हम अदर एक कोई एक स्टैंडर्ड यूज कर सके जिससे उसकी मेजरमेंट हो सके। बट डायमेंशन ऑफ मनी में आपको बताऊं एक बहुत बड़ी वीकनेस है, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इसलिए मैं बोलूंगा कि हमारे पास आज भी, हमारे पास जो मेजरमेंट होती है वो किस में होती है, मेजरमेंट हमारी सारी किस में होती है, मनी में ही होती है। ठीक है, चलो आगे देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। मेजरमेंट की डेफिनेशन एक चैम्बर ने दी है, मतलब एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर आरजे चैम्बर। मैंने ये आईसीए की स्टडी मैट से उठाया, ये डेफिनेशन वहां दी हुई है। आपको डेफिनेशन रटनी नहीं है, सिर्फ समझनी है, चैप्टर आपको समझना है। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैंने शुरुआत में बोल दिया, ये चैप्टर आपको आता है। मेजरमेंट तो आपको आती है, रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, बट आपको थियोरेटिकल वे में मैं चीजें समझाना चाह रहा हूँ कि मेजरमेंट पे, मतलब चैप्टर में पूरा पार्ट मेजरमेंट ही लिखा हुआ है। मेजरमेंट क्या होती है, कैसे मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट के स्टेप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। अब आप थियोरेटिकल वे में समझ रहे हो कि आप करते क्या हो। यस, आप किसी भी चीज को मेजर करने के लिए सबसे पहले तो क्या करते हो, उस ऑब्जेक्ट को देखते हो, उस ऑब्जेक्ट जिसको मेजर करना है। फिर आप कहते हो मेजर किस में करना है, आपका स्केल क्या है। फिर थर्ड आप इवैल्यूएशन करते हो कि क्या आपने जिस स्केल में मेजर किया है उसकी डायमेंशन को इवैल्यूएट करते हो, क्या वो डायमेंशन सही रहती है, मतलब सेम रहती है, बदलती तो नहीं, ये सारी चीजें आप चेक करते हो। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, मेजरमेंट 3 स्टेजेस में इन्वॉल्व होता है। तो देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स टू बी मेजर्ड, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल्स टू बी यूज, एंड द थर्ड वन इज इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड और स्केल, जिसका आप इवैल्यूएशन करते हो, मतलब उसको चेक करते रहते हो कि जिस डायमेंशन, मतलब आप जिस स्केल या स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हो क्या उसकी डायमेंशन सेम रहती है, कहीं डायमेंशन सेम तो नहीं होती रहती, वो सारी चीजें आप इसमें चेक करते हो। अब देखो डेफिनेशन क्या दी है, मेजरमेंट होती क्या है। कह रहा चैम्बर्स डिफाइन एज मेजरमेंट असाइनमेंट ऑफ नंबर। आप कोई नंबर असाइन करते हो, मतलब जब आप मेजरमेंट करते हो, जैसे आप किसी का वेट मेजर करते हो तो किलोज में, पाउंड में मेजर करते, एक नंबर देना, मतलब मेजरमेंट करना मतलब एक नंबर देना। अब आपने नंबर्स ऑर्डिनल वे में भी दिए हैं, कार्डिनल वे में। ऑर्डिनल में आप क्या करते हो, रैंक देते हो, प्रेफरेंसेस की रैंक देते हो। ऑर्डिनल थ्योरी अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हो तो आप रैंकिंग करते हो, दिस इज रैंक 1, दिस इज रैंक 2। कार्डिनल में क्या होता है, आप एक एग्जैक्ट फिगर कोट करते हो। तो यहाँ वही है, तो आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है कि भी असाइनमेंट ऑफ नंबर टू ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द रूल स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी टू बी मेजर्ड, जिसको आप मेजर करने जा रहे हो, एंड द स्केल टू बी यूज एंड द डायमेंशन ऑफ द यूनिट, मतलब जिस आप स्केल को यूज करोगे उसकी डायमेंशन। तो तीनों बातें उसमें होती हैं। सबसे पहले आप वो प्रॉपर्टी जिसको आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब जिसको वैल्यू करना होता है, जिसकी मेजरमेंट होती है, पहले तो उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। नंबर 2 हम क्या करेंगे, नंबर 2 हम उस स्केल की बात करेंगे जिस स्केल को यूज करके मेजरमेंट करनी है। इन द थर्ड वन इज हम उस स्केल को जिसको हमने यूज किया है उसकी डायमेंशन की बात करते हैं, क्या उसकी डायमेंशन चेंज होती रहती है। यस, तो आप देखो बाकी सारी डेफिनेशन है, बस आप ध्यान रखना मेजरमेंट, हम मेजरमेंट की बात करें और मेजरमेंट में 3 चीजें होगी। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले मैं बात करूं, मैं आइडेंटिफिकेशन करता हूं किसका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का। नंबर 2 मैं बात करता हूँ सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड और स्केल का, जिसपे मुझे मेजर करना है। जैसे मैं रुपीज में मेजर करूंगा, मैं रुपीज में करूंगा, डॉलर्स में करूंगा, मुझे वो स्टैंडर्ड चूज करना है जिसमें जनरली स्टैंडर्ड मनी होता है, मनी में ही हम मेजर करते हैं। और मनी में भी कंट्री जो जिसकी बात करते हैं, उस रूलिंग कंट्री जिसमें आप काम करते हो उसकी करेंसी यूज होती है। और थर्ड होता है हम इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या जो स्टैंडर्ड यूज हो रहा है क्या उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है। यस, वो भी चेक करना होता है कहीं हमारी वैल्यू बदल तो नहीं रही, तो जो वैल्यू चेंज होती है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स और इवेंट टू बी मेजर्ड, मतलब जिन ऑब्जेक्ट्स, देखो मैं कह रहा हूँ बच्चे कि भी वे, मतलब 3 स्टेजेस होती हैं, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा आपका स्टैंडर्ड और स्केल जिसको आपको सिलेक्ट करना है, किस बेसिस पे आपको करना है, और नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन। अगर हम बात करें अकाउंट्स में जो पहला जो मेजरमेंट की 3 स्टेजेस होती है, अब उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स टू बी मेजर।
जो पहली स्टेज होती है वो यही होती है कि आपको ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, किसको आप मेजर करना चाहते हो। मतलब मैं ये देखना चाहता हूँ, मतलब मैं सेल की रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, जो मैंने गुड्स बेचे हैं मैं उनकी वैल्यू देखना चाहता हूँ। मतलब उनकी एक सेल वैल्यू तो मैंने वैसे फिक्स कर रखी होगी, वो मैं रुपीज में फिक्स करना चाहता हूँ या डॉलर में। ये तो मेरी अपनी डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन मतलब जिस कंट्री में होगा उस हिसाब से करूंगा अपनी मर्जी से। मैं इंडिया में डॉलर में तो कोट नहीं करूंगा, इंडिया में तो मैं किस में करूंगा, रुपीज में। लेकिन जब मैं इंडिया के बाहर जाऊंगा तो इंडिया के बाहर अगर किसी कस्टमर को कोटेशन देता हूँ तो मैं कोटेशन दूंगा वो डॉलर्स में दूंगा। और डॉलर्स में जब कोट करूंगा तो उसे इंडिया में लेकर जब आऊंगा तो मेरे पास एक एक्सचेंज रेट होगी, उस एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे सपोज करो एक डॉलर का जो सिंगल डॉलर है, $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज, और मैं $1000 की कोटेशन अगर कस्टमर को भेजता हूँ तो अगर सेल प्राइस या उसको इन्वॉइसिंग करता हूँ तो मेरे पास जब उसकी रिकॉर्डिंग होगी तो वो कितने की होगी, वो 65,000 रुपीज की होगी। तो आप ध्यान से देखो बच्चे, कह रहे वी हैव अर्लियर डिफाइन द अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट। मतलब आपको क्या करना है कि कुछ जैसे जो भी आपने अकाउंट्स के यूजर्स की बात करी तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होते हैं उनको क्या करना होता है, उनको कोई डिसीजन लेने होता है, वो डिसीजन तभी ले पाएंगे जब उनके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो। और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए सारे रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे, बुक कीपिंग करनी पड़ेगी, और बुक कीपिंग तभी होगी जब मेजरमेंट होगी। तो इसका मतलब अकाउंटिंग का जो बेसिक पॉइंट जहां पर आता है वो मेजरमेंट से स्टार्ट होता है। तो यही बात यहाँ लिखी है। आगे देखो क्या लिखा है बच्चे, सो अकाउंटिंग एसेंशियली इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसीजन मेकर नीड्स पास्ट पास्ट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, प्रेजेंट चाहिए होती है, और फ्यूचर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। कह रहा फॉर एक्सटर्नल यूजर जनरली पास्ट इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। यूजर्स जनरली जो आप ऐसे देखो जो फ्यूचर जो रिपोर्ट्स होती हैं वो ज्यादातर एक्सटर्नल यूजर्स को नहीं चाहिए होती, ज्यादातर नहीं, लेकिन बैंक्स को चाहिए होती है। अगर आप बैंक से कोई लोन लेने जाओगे तो उसको बैंक को कई बार क्या होता है अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी देनी होती है। तो उस केस में ऐसे बोल सकता हूँ कि भी ये बोलूँ कि हमेशा नहीं चाहिए होती, मतलब जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं भाई मैनेजमेंट को तो चाहिए होती है, फ्यूचर इंफॉर्मेशन उनके लिए ज्यादा रेलिवेंट होती है। पास्ट तो होती है, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए पास्ट वाली होती है क्योंकि उन्हें पास्ट ज्यादा पता होना चाहिए, फ्यूचर हम उन्हें अभी इतना जल्दी डिटेल में नहीं बताते। लेकिन हाँ, बैंक से लोन लेने जाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे ना कि फ्यूचर में हमारा रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, हम कहाँ से काम करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप चार्टेड बन जाएंगे तब आपको अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी बनानी होंगी, प्रोजेक्शंस भी बनानी होंगी। तो आप वो सारी चीजें कैसे करोगे, वो कुछ मेजरमेंट करोगे ना, फ्यूचर सेल्स को मेजर करोगे, प्रोडक्शन को मेजर करोगे, पर प्रोडक्शन को तो आप यूनिट्स में मेजर करोगे, फिर उसे रुपीज में लेकर आओगे। तो अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, हम रुपीज में चीजों को लेकर आते हैं। जैसे वो क्या कह रहा है बच्चे, आगे देखो क्या लिखा है, कह रहा है देयर इज नो यूनिफॉर्म सेट ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग। मतलब कोई यूनिफॉर्म सेट नहीं है, मतलब सारी ट्रांजैक्शन इवेंट एक जैसी नहीं होती है, हर एक टाइप की अलग अलग ट्रांजैक्शन इवेंट्स आती है, और हर एक इवेंट को मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे मेजर करना होता है। मतलब आप ऐसे देखो अकाउंट्स में ऐसा तो नहीं है हर बार मैं 400 यूनिट्स का बिल बनाऊंगा, मैं हर बार 100 यूनिट्स ही बेचूंगा, ऐसा नहीं है। हर बार मेरे पास एक नई तरीके की ट्रांजैक्शन इवेंट आएगी और उस हर एक नई ट्रांजैक्शन इवेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेजर करना पड़ेगा। तो पहले ऑब्जेक्ट या फिर जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है पहले तो उसे ही क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो आप देखो क्या लिखा है, देयर इज नो यूनिफॉर्म सेट ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग which are required for decision making। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन कैश मैनेजमेंट वेरियस कैश रिसीट्स। मतलब जब आप कैश मैनेजमेंट की बात करते हो तो आपको काफी सारी कैश रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस आर नेसेसरी ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स। मतलब आप जब कैश की बात करते हो, जब आप कैश मैनेजमेंट, आप कैश मैनेजमेंट आपके लिए न्यू वर्ड है, शायद बीएसटी में आपने पढ़ा हो, मैनेजमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा हो, बिजनेस स्टडी में, बट आपने कैश बजट अभी नहीं बनाया। कैश मैनेजमेंट जब आप इंटर में आओगे, सीए इंटर में, तो आप एक कैश बजट बनाओगे। उसमें क्या करोगे, आप कैश की मैनेजमेंट की बातें करते हो, कितना कैश आएगा कितना कैश जाएगा, उन सब की बातें होती है। ठीक है, कह रहा है कि भी क्या उस केस में आपको कैश रिसीट्स और कैश एक्सपेंसेस की बजाय ना, या मैं एक अच्छी टर्म यूज करना चाहूंगा, कैश पेमेंट्स। वहां पर आपको पेमेंट चाहिए होती है और रिसीट चाहिए होती है। अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन हो तो इसके बेस पे ही कैश बजट बनता है। क्या लिखा है, आर नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट। कह रहा है ऑब्वियसली द डिसीजन मेकर नीड्स पास्ट कैश रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस डेटा along with the projected cash receipts and expenses। ठीक है, कह रहा है फॉर गिविंग लोन टू अ बिजनेस वन नीड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रीपेमेंट एबिलिटी। मतलब जब आप किसी को लोन देते हो तो आपकी उसकी, आप जिसको लोन दे रहे हो आप ये देखना चाहते हो कि क्या वो आपका लोन दे पाएगा, क्या प्रिंसिपल अमाउंट दे पाएगा, क्या इंटरेस्ट दे पाएगा। याद है आप उसके लिए करंट रेशियोज निकालते थे। करंट रेशियो भी कैसे निकलेंगे, जब आपके पास करंट एसेट लायबिलिटी की वैल्यू, मतलब आप उनकी वैल्यू कर चुके हो, तभी मेजरमेंट कर चुके हो, तभी तो आप ये करंट रेशियो निकाल पा रहे हो। अगर आप मेजरमेंट ही नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियस आप सीआर,
डेट इक्विटी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। आगे देखो यही बात है, कह रहे कि भी देखो फॉर गिविंग लोन टू द बिजनेस नीड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रीपेमेंट एबिलिटी पॉपुलरली कॉल्ड डेट सर्विसिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। दिस ऑल्सो इंक्लूड पास्ट इंफॉर्मेशन, current state of affair as well as the future projection. Correct. It may be mentioned that the past and present objects and events can be measured with some degree of accuracy, but future events and objects are only predicted. तो इसलिए आप ना आगे मैंने क्या बोला, इस चैप्टर में मैंने एक बात करी है एस्टिमेट्स की। तो आपको बताऊं, जो वैल्यूएशन की बात होती है, जो मेजरमेंट वर्ड यूज होते हैं, जो मेजरमेंट टर्म यूज होती है, वो पास्ट इवेंट्स के लिए होती है और प्रेजेंट इवेंट्स के लिए होती है। मतलब मैं प्रेजेंट ऑब्जेक्ट की बात करूं, पास्ट की बात करूं, तो उसके लिए तो टर्म यूज होती है मेजरमेंट। लेकिन जब मैं फ्यूचर की बात करता हूँ तो फ्यूचर के लिए मैं टर्म कभी भी मेजरमेंट नहीं यूज करता। फ्यूचर के लिए जो मैं टर्म यूज करता हूँ वो क्या होती है बच्चे, एस्टिमेशन। आप फ्यूचर के लिए अगर जब आप फ्यूचर की वैल्यू करने जाते हो, आप समझ रहे हो, मतलब आप फ्यूचर को जब आप वैल्यू करते हो तो आप बोलते हो यू आर गोइंग टू एस्टिमेट द फ्यूचर। आप फ्यूचर इवेंट्स को जो करते हो वो एस्टिमेट्स करते हो, आप मेजर नहीं करते। मेजरमेंट टर्म यूज की जाती है जब आप पास्ट की बात करते हो, या फिर आप किसकी बात करते हो, आप प्रेजेंट की बात करते हो। कुछ प्रेजेंट इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन होगी, उनके लिए तो आप क्या टर्म यूज करोगे, उनके लिए तो आप टर्म यूज करोगे मेजरमेंट। और जो फ्यूचर की बातें होंगी उनके लिए जो आप टर्म यूज करोगे वो क्या होगा, वो होगा आपका एस्टिमेशन। याद है आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप फ्यूचर के लिए निकालते हो, आप उसको एस्टिमेट करते हो। याद है फ्यूचर के जितने भी लिटिगेशन होते थे, लिटिगेशन जो आपके वो कंटिजेंट लाइबिलिटीज होती हैं, तो चैप्टर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उनकी वैल्यू तो एस्टिमेट्स पर बेस्ड होती है। प्रोविजन जनरली एस्टिमेट्स पर बेस्ड होते हैं। तो फ्यूचर वाली सारी बातें हम किस पर करते हैं, हम एस्टिमेट्स पर करते हैं। तो इसलिए लास्ट में जब आपको पढ़ाऊंगा मैं एस्टिमेट पढ़ाऊंगा, तो ध्यान रखना एस्टिमेट जनरली हम फ्यूचर की बातें करते हैं। तो वही टर्म यहाँ पे भी आगे देखो, कह रहा है कि भी ध्यान से देखो, इट मे बी मेंशन दैट past and present object and events can be measured with some degree of accuracy, but future events and objects are only predicted, not measured. प्रिडिक्शन इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये से प्रिडिक्शन करनी पड़ती है, विदाउट प्रिडिक्शन आप अकाउंट्स नहीं बना पाओगे। इसलिए तो आप अकाउंट्स की एक लिमिटेशन भी पढ़ते हो कि अकाउंटिंग 100% एक्यूरेट नहीं होती, बिकॉज ऑफ मेजरमेंट। जब आप करते हो कि फ्यूचर इवेंट्स की मेजरमेंट ना करके आप उनको क्या करते हो, एस्टिमेट लगाते हो। और एस्टिमेट्स आपके हमेशा ट्रू थोड़ी होते हैं, वो तो एक एग्जिस्टिंग सिचुएशंस के हिसाब से लिए जाते हैं। हो सकता है वो सिचुएशन चेंज हो जाए तो आपके एस्टिमेट्स भी क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। Decision makers have to take decision about the unseen future for which they have need suitable information. और जो अब सपोज करो मेरे कुछ बैड डेट्स हैं, मुझे लगता है मेरा नुकसान होगा, हो सकता है मैं आज के सिनारियो के हिसाब से देख रहा हूँ वो डिसीजन ले रहा हूँ, हो सकता है कल मेरा एस्टिमेट वो सिचुएशन बदल जाए, तो हो सकता है मेरे बैड डेट्स की सिचुएशन भी क्या हो सकती है, मतलब बैड डेट का अमाउंट भी, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट है वो भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट होता है बच्चे जो सेकंड एस्पेक्ट होता है, सेकंड एस्पेक्ट होता है सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब आपको मेजर किस स्टैंडर्ड में करना है। तो हम ऐसे बोले तो इंडिया में हम मेजर कैसे करते हैं, हम लोग रुपीज में मेजर करते हैं। कह रहे इन अकाउंटिंग मनी इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट। मनी क्या है, स्केल ऑफ मेजरमेंट है। आगे देखो वो कह रहा है सी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मतलब ये सी लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम मनी मेजरमेंट की बात करें तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम पढ़ कर आए हुए हैं। कह रहा although nowadays quantitative information is also communicated along with the monetary information। मतलब आजकल आप प्रोडक्शन की प्रोडक्शन रूप मतलब यूनिट्स में भी बताते हो। मतलब मैं अगर देखूं मैं अपने यूजर्स को कुछ मतलब यूनिट्स की भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, क्वांटिटी बेस्ड भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, बट अकाउंट्स में जनरली जो इंफॉर्मेशन जाती है वो मनी की टर्म्स में ही जाती है। कह रहा मनी एज ए मेजरमेंट स्केल हैज नो यूनिवर्सल डिनोमिनेशन। मतलब कोई कॉमन डिनोमिनेशन नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता हो, हर कंट्री की अपनी अलग डिनोमिनेशन है, वो यही बात कर रहा है। कर इट टेक्स द शेप ऑफ द करेंसी रूलिंग इन द कंट्री। फॉर एग्जांपल इन इंडिया स्केल ऑफ मेजरमेंट इज रूपी, इन यूके पाउंड स्टर्लिंग, और इन जर्मनी जो आपका डचमैक जो डीएम बोलते हैं, और यूनाइटेड स्टेट में डॉलर्स है, एंड सो ऑन। कैर ऑल्सो देयर इज नो कांस्टेंट एक्सचेंज रिलेशनशिप अमंग द करेंसीज। If one businessman in India took a loan of rupees कितने का $5,000 from a businessman in USA, he would enter the transaction in books in terms of rupees। वो करेगा सपोज दैट द टाइम ऑफ लोन एंड एग्रीमेंट जो रेट चल रही है वो क्या चल रही है, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, तो वो कितना लिखेगा, वो 2.5 लाख रुपए लिखेगा। आफ्टरवर्ड द एक्सचेंज रेट हैज बीन चेंज, और वो कितनी होगी 55। एट द एक्सचेंज रेट चेंज द लोन अमाउंट ऑल्सो चेंज। और आप पढ़ोगे, आप हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है, वहां पढ़ोगे कि एक्सचेंज रेट चेंज होती जाती है तो आपको उनको वैल्यू को भी बदलना पड़ता है। आपकी जो लोन लाइबिलिटी है वो आप उसको क्या करोगे, वो चेंज करते जाओगे। तो अगर मैं बात करूं वो कह रहे हैं आगे एट द एक्सचेंज रेट ऑफ द लोन इज सो
money as a unit of measurement lack the universal applicability across the boundary of the country unless a common currency involve. जब तक एक कॉमन करेंसी फैशन में नहीं आ जाती हमें अलग अलग ही यूज करनी पड़ेगी. Since the rate of exchange fluctuation between two currencies over a time, money as a measurement scale become a volatile. मतलब मनी की वैल्यू खुद ही फ्लक्चुएट होती रहती है. वॉलेटाइल मतलब कांस्टेंट नहीं रहती, वो क्या रहती है, वो चेंज होती रहती है, वो चेंज होती रहती है. ठीक है. नेक्स्ट है आप उसके बाद बच्चे डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट मतलब स्केल. जिस आप स्केल पे मेजर कर रहे हो उसकी डायमेंशन को भी देखना होता है कि क्या वो खुद सेम रहती है. तो आप देखो मनी की खुद की वैल्यू सेम नहीं रहती. मतलब मनी में अगर हम बात करें तो मनी में हम कई चीजों को एक्सप्रेस करते हैं तो वो कई बार इंफॉर्मेशन लैक करती है. मतलब कुछ मतलब आप ऐसे कर सकते हो इंफॉर्मेशन आपको मतलब मिसलीड करेंगे. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कि 2019 में हमारा प्रोडक्शन क्वांटिटी में देखूं तो वो 5000 यूनिट्स था. 2020 में हमारा 4500 यूनिट्स का प्रोडक्शन था. जो रेट था वो यहाँ था 10 रुपए और यहाँ पर रेट हो गया हमारा कितना, सपोज करो 20 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ गया. अगर मैं देखूं तो सेल जो वैल्यू थी, सेल्स वैल्यू यहाँ कितनी थी, यहाँ थी 50,000, यहाँ कितनी थी 90,000. अगर रुपीस की टर्म्स में देखो तो हमने ग्रोथ करी है, मतलब ग्रोथ देखो. लेकिन अगर मैं क्वांटिटी की टर्म्स में देखूं तो हमारी क्वांटिटी में कोई ग्रोथ नहीं, हमारा प्रोडक्शन सेम का सेम ही है. मतलब आप इसको ना जैसे इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते होगे, इकोनॉमिक्स में आप इसको नेशनल इनकम निकालते हैं, नेशनल इनकम एट नॉमिनल वैल्यू, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस. तो अगर आप वही चीज यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मनी एज ए मेजरमेंट स्केल बहुत सारे उसकी डायमेंशन वीक है. मतलब कई बार हम देखते हैं कि हमारी ग्रोथ हुई है बट एक्चुअल में हमारी ग्रोथ नहीं हुई होती. आगे देखो क्या कह रहा है, एन आइडियल मेजरमेंट स्केल शुड बी स्टेबल ओवर अ टाइम. फॉर एग्जाम्पल इफ वन बाय 1 kg cabbage टूडे द क्वांटिटी ही रिसीव्स विल बी सेम इफ यू बाय 1 kg cabbage 1 year later. मतलब 1 kg की डायमेंशन तो चेंज नहीं हो रही ना, बट 1 रुपीज की डायमेंशन तो चेंज हो रही है. मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम्स आज भी आता है, कल भी आता था और फ्यूचर में भी आएगा 1 kg में, 1 kg में. लेकिन 1 रुपी की वैल्यू अगर देखो तो उसमें क्या आता है, वो डे बाय डे चेंज ही होता रहता है, वो एग्जैक्ट सेम नहीं होता. अगर मैं बोलूं 100 रुपए में आज से 50 साल पहले बहुत सारी चीजें आती थी बट आज वो उतनी चीजें नहीं आती क्योंकि 100 रुपए की वैल्यू अपने आप में क्या होगी है. बट लेकिन 1 किलो में जितनी वैल्यू आज से 50 साल पहले आती थी उतनी आज भी आती है और 50 साल बाद भी. 1 kg का स्टैंडर्ड चेंज नहीं हो रहा, 1 kg वही का वही है. लेकिन रुपीस का स्केल जो डायमेंशन है, रुपीस की जो डायमेंशन है वो चेंज होती जा रही है. इसलिए कह सकते हो कि भाई उसमें एक ड्रॉबैक है बट हमारे पास और कुछ है नहीं. इसलिए मैं बोलूं कि इसलिए हमें रुपीस को ही, या मैं ऐसे कह सकता हूँ मनी को एज ए स्टैंडर्ड मतलब एज ए स्केल मुझे यूज करना ही पड़ता है. तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चे, कह रहे सिमिलरली द लेंथ ऑफ 1 मीटर क्लोथ विल नॉट चेंज इफ इट बॉट फ्यू डेज लेटर. That is to say, a measurement scale should have the stable in dimension. Money as a scale of measurement is not stable. There occurs continuous change in the input or output prices. So, the same quantity of money may not have the ability to buy the same quantity of identical goods at different dates. Thus, the information of 1 year measured in money terms may not be comparable with that of another year. Money terms में कई बार ऐसी information जो होती है जो मतलब 2 सालों को अगर आप कंपेयर करो तो कई बार, जैसे मैंने आपकी एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर सेल देखा जाए तो मेरे पास सेल में कितना ग्रोथ आ रहा है, 80% का ग्रोथ आ रहा है. बट क्वांटिटी के पॉइंट से देखो तो कोई ग्रोथ ही नहीं है, हमने कोई प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं हमारा. हमारी जो क्वांटिटी के हिसाब से देखो तो मेरी सेल घट गई है, लोगों ने मेरा माल कम यूज करना शुरू कर दिया है. लेकिन अगर मैं इन टर्म्स में एक्सप्लेन करूं तो ऐसे बोला जाएगा हमारी सेल ड्रास्टिक बहुत चेंज हो गई, 80% इंक्रीज हो गया हमारी रेवेन्यू. तो आप ध्यान से देखो बच्चे क्या कह रहा है, दस अकाउंटिंग मेजर्स इंफॉर्मेशन मोस्टली इन मनी टर्म्स which is not stable scale having the universal applicability and also not stable in dimension for comparison over the time. So it is not an exact measurement discipline. मतलब मनी की अगर मैं बात करूं उसकी खुद की एक स्केल नहीं है. मतलब अभी तक आपको लग रहा था कि मनी में मेजर करना एक अच्छी बात है, हाँ ठीक है, बट हमारे पास मनी की वैल्यू देखूं तो वो डे बाय चेंज होती जा रही है. इसलिए मैं बोलूंगा कि मनी में हमारे पास कोई बेस नहीं है और कोई स्टैंडर्ड नहीं है. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आज हम मनी को यूज कर रहे हैं तो इन फ्यूचर भी हम मनी को यूज करते रहेंगे अनलेस हमारे पास कोई एक अदर ऑप्शन नहीं आता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन. यस, क्या अकाउंटिंग में मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन क्या अकाउंटिंग का काम ही केवल मेजरमेंट करना है? तो मैं बोलूंगा नो.
अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग में आप मेजरमेंट नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? लेकिन आप बोलोगे सिर्फ अकाउंटिंग का काम ही मेजरमेंट करना है, तो इट इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट, बिकॉज अकाउंटिंग में हमेशा खाली सिर्फ ये नहीं करना होता कि मुझे इवेंट्स को खाली मेजर ही करना है। तो आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, कह रहा हाउ डू यू मेजर अ ट्रांजेक्शन और इवेंट अनलेस द मेजरमेंट बेस इज सेटल वी कैन नॉट प्रोग्रेस टू रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग। मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे जब तक मेजरमेंट नहीं होगी, तब तक मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, तब तक मैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। कह रहा इट हैज बीन एक्सप्लेन दैट अकाउंटिंग इज मीन फॉर जनरेटिंग इंफॉर्मेशन सुटेबल फॉर यूजर्स जजमेंट एंड डिसीजंस। ठीक है, किसके लिए? सुटेबल फॉर यूजर्स फॉर टेकिंग जजमेंट एंड डिसीजन, but generation of such information is preceded by recording, classifying, summarizing data। मतलब आप इंफॉर्मेशन जो जनरेट करते हो, जो समराइज करते हो, उसके लिए ये सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है। कह रहा बाय दैट प्रोसेस इट मेजर्स परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी बाय वे ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन। Thus, measurement is an important part of accounting discipline, but a set of theorems govern that whole measurement, a subsystem। मतलब क्या कह सकते हो कि वो पूरे उस पार्ट में से एक सब पार्ट है जिसमें मेजरमेंट करनी बहुत जरूरी है। These theorems should be carefully understood to know the cogs of accounting wheels work। Nowadays, accounting profession earmark three theorems, namely going concern, consistency, accrual as a fundamental assumption। कह रहा these assumptions are taken for granted also while measuring, classifying, summarizing, also presenting various policy adopted, recording, classifying, summarizing and communication of accounting information are also important part of accounting which do not fall within the purview of measurement discipline। Therefore we cannot say simply that accounting is a measurement discipline। मतलब खाली अकाउंटिंग मेजरमेंट ही करती है ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत सारे और काम भी होते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, ये सारे काम भी अकाउंटिंग में होते हैं। तो अकाउंटिंग सिर्फ एक मेजरमेंट डिसिप्लिन है, तो ये स्टेटमेंट नॉट वैलिड बात हो जाएगी, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट बच्चे इसके बाद हम बात करें अगर बट इन अकाउंटिंग मनी इज द यूनिट of measurement, so let us take one thing for granted that all transaction events are to be recorded in terms of money only। Quantitative information is also required in many cases, but such information only supplementary। मतलब ये information क्या होती है? ये सिर्फ एक supplementary information होती है, but the most important aspect in accounting की सारी information किसमें represent होती है? वो money terms में ही explain होती है। इज दैट क्लियर? बातें समझ आ रही हैं? तो मैं आपको बोली इस चैप्टर में मैंने आपको क्या पढ़ाया? मनी की बातें करी कि अकाउंट्स में मेजरमेंट करना। तो मेजर, भाई आप मेजर करे बगैर हम बढ़ कैसे सकते हैं आगे? तो मेजर करना कितना इंपॉर्टेंट है, मेजर करने के क्या रूल्स होते हैं, अभी तक आप मनी में मेजर कर रहे हो और मनी की क्या वीकनेसेस है, ये बात आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ आ रही होंगी। और ये बातें मुझे लगता है कि आप लोग पहले से समझ चुके हो, पहले से जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो बातें आप धीरे धीरे आपको समझ आ रही होंगी कि अकाउंट्स में सारी चीजें मनी में होती है। हर चीज को हम क्या करते हैं, मनी में पहले एक्सप्रेस करते हैं, और वो एक्सप्रेस करने का भी थियोरेटिकल वे जो था वो 3 स्टेप वाला, वो आज आपके सामने डिस्कस हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट होगा इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर के हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा सेकंड सेगमेंट है। हाँ जी, अब हम बच्चे अपने इस चैप्टर के सेकंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, वो नेक्स्ट सेगमेंट अब हमें क्या कहता है, वो हमें बताता है वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स की बात करता है। हम देखो अकाउंट्स में हम लोग, मैंने भी फाउंडेशन की पहली क्लास जब आपने पढ़ी, तो पहली क्लास के बाद हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े। पहली क्लास में मैंने आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात करी, फिर मैंने आपको बात करी कि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाए। मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि हम लोग कॉस्ट प्रिंसिपल को अगर याद करें तो उसमें मैंने बताया था कि एसेट लाइबिलिटी को जो रिकॉर्ड करते हैं वो किस पे करते हैं, कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट जो हमारे को आती है, हम उस पर रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग उसी वैल्यू पर बेस्ड होती है। बट आपको बताऊं 4 वैल्यूज होती है। एक होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक होती है करंट कॉस्ट। देखो लिखा हुआ देयर आर 4 जनरली एक्सेप्टेड, मतलब मेजरमेंट किस पे की जाए, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे की जाए, करंट कॉस्ट पे की जाए, रियलाइजेबल वैल्यू पे की जाए, या प्रेजेंट वैल्यू पे की जाए। ये आपके लिए बिल्कुल नया सेगमेंट है। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो सब आता था, उसको मैंने थ्योरी वे में एक्सप्लेन कर दिया। मेजरमेंट क्या होती है, मैंने मेजरमेंट को थोड़ा डिफाइन कर दिया। बट इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो यही है। मतलब अगर मैं मेजरमेंट करूंगा, मतलब मुझे चीजों की मेजरमेंट करनी है, मुझे मेजरमेंट करके बुक्स में उनको दिखाना है। जैसे मुझे एक एसेट या लाइबिलिटी की मेजरमेंट करनी है, एसेट की लाइबिलिटी, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास मेजरमेंट के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल है। एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट,
हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, और हम इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते आ रहे हैं बचपन से। एक और वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं करंट कॉस्ट, कि क्या हम एसेट लाइबिलिटी को इस पे दिखाएं, करंट कॉस्ट पे दिखाएं, या फिर हम किस पे दिखाएं, रियलाइजेबल वैल्यू पे। रियलाइजेबल वैल्यू, एक रियलाइजेबल वैल्यू भी होती है, हम उस पे दिखा दें, या फिर होता है कि हम उसकी एक प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखाएं। ये आपके लिए एक न्यू वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू आपने नहीं पढ़ी, बट ये प्रेजेंट वैल्यू वर्ड जो मैं टर्म आज आपको सिखा रहा हूँ, ये आपको इंटर में आके इससे बहुत रिलेट करना है। मतलब जब आप इंटर में आ पाओगे तो आप ऐसे कहोगे सर काफी सारी चीजें इंटर में, ये इंटर में आके बहुत सारी चीजों को आप बहुत डिटेल में जाके पढ़ोगे, वहां भी हमें प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे। मैथ्स में भी आप शायद प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हो, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू भी समझाऊंगा। प्रेजेंट वैल्यू क्या होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है। मतलब पहली बात तो मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने एक कार बाय करी, और वो कार बाय करी, सपोज करो मैंने 10 लाख रुपए की कार मैंने खरीदी, एक 10 लाख रुपए की कार मैंने बाय करी, और मैं इसको अपने पास अपनी बुक्स में जो रिकॉर्ड करूंगा एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट इनकर हुई है, जो कॉस्ट मुझे लगी है। ध्यान से देखो, कह रहा है इट मीन्स द एक्विजिशन प्राइस। For example, the businessman paid 7 lakh rupees to purchase a machine and spent 1 lakh on its installation. Its acquisition price, including installation charge, is 8 lakh rupees. The historical cost of machine would be 8 lakh. According to this base, assets are recorded at an amount of cash or cash equivalent paid at the time of acquisition. मतलब अगर इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट को अपना मेजरमेंट का बेस बनाता हूँ, तो हमेशा मैं एसिड को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, जो प्राइस मैंने पे किया है। जैसे मैंने यहाँ पर मैंने कार खरीदी, तो कार मैंने कितने की खरीदी, अगर मेरी मेजरमेंट का बेस क्या है, मेरा जो वैल्यूएशन का तरीका है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, तो मैं अब आप देखो मेजरमेंट भी करनी है, तो मेजरमेंट में भी तो 4 ऑप्शन अवेलेबल है। हिस्टोरिकल कॉस्ट है, करंट कॉस्ट है, रियलाइजेबल वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू है। बट मैं तो कह रहा हूँ कि मैं किस पे रिकॉर्ड करूँ, मैं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूँ। और हिस्टोरिकल कॉस्ट मुझे क्या कहती है कि एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन जो भी आप पेमेंट करते हो, जो भी आप पैसे पे करते हो, वो जो अमाउंट पेड होता है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलता हूँ। हिस्टोरिकल मतलब जो हो चुका है, जो लग गया है, जो लग गया या जिसकी ऑब्लिगेशन मैंने ले ली है। जरूरी नहीं है जेब से पे की, उधार भी खरीदते तो उधार में मेरे पास एक ऑब्लिगेशन आ जाती है, मैंने कार खरीदी उसके लिए जो ऑब्लिगेशन आती है मैं उसको इंक्लूड कर लेता हूँ। नेक्स्ट है बच्चे, लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड रिसीव इन एक्सचेंज ऑफ ऑब्लिगेशन। मैंने मतलब बैंक से लोन लिया, बैंक कहता है मेरे को आज बैंक ने मुझे लोन दिया, 5 लाख रुपए का लोन दिया, तो मैं जो ऑब्लिगेशन, जो अमाउंट मुझे रिसीव हुआ है, मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसकी वैल्यू को क्या करूंगा, मैं उस पर रिकॉर्ड कर दूंगा। Can in some circumstances a liability recorded at the amount of cash or cash equivalent expected to be paid to satisfy in normal course of business? Can when one Mr. X businessman take rupees 5 lakh rupees loan from bank at 10% interest per annum, it is to be recorded at the amount received in the exchange for obligation. Here the obligation is the pay for loan as well as payment of interest at agreed interest at 10%. प्रोसीड रिसीव 5 लाख रुपीज, इट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब जनरली मैंने लोन के साथ ब्याज भी तो देना है, बट मैं ब्याज को लाइबिलिटी में नहीं लिखता, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के उसे बुक में लिख लेता हूँ। मैं ऑब्लिगेशन क्या लिखता हूँ, मैं 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी को रिकॉर्ड। तो एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट मुझे क्या करना है, मैं इंटरेस्ट वाले पार्ट को लोन में लिखता हूँ। मैं अगर आपसे ले रहा हूँ 5 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर साल मैं आपको ब्याज भी दूंगा, तब भी मैं आज बैलेंस शीट में क्या लिखता हूं, मैं सिर्फ 5 लाख रुपए लिखता हूं, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट एसेट के लिए क्या कहता है, एसेट के लिए कहता है एक्विजिशन के लिए आपने जितने पैसे दिए उसको लिखेंगे। लाइबिलिटी के केस में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट का कंसेप्ट मतलब होता है कि जो अमाउंट मुझे रिसीव हुआ है मैं उस वैल्यू को लिखूंगा। मतलब अगर मैं एसेट के लिए लिखूं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से, तो एक्विजिशन जो प्राइस होता है, एक्विजिशन कॉस्ट जो होती है, एक्विजिशन कॉस्ट। और अगर मैं लाइबिलिटी के लिए टर्म यूज करूं तो लाइबिलिटी के लिए होता है अमाउंट रिसीव अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, अमाउंट रिसीव अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। तो वो वैल्यू रिकॉर्ड करता हूं। मतलब मैं अगर आपसे देखूं मैं 5 लाख का लोन ले रहा हूं, मैं इंटरेस्ट भी पे करूंगा, तो मैं ऑब्लिगेशन जो रिकॉर्ड करूंगा, ऑब्लिगेशन वाली बात है, तो अमाउंट रिसीव अगेन। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से एसेट क्या रिकॉर्ड होगी, एक्विजिशन कॉस्ट पे, और अमाउंट रिसीव अगेंस्ट ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी की वैल्यू जो बनेगी उसमें इंटरेस्ट पोर्शन को हम लोन में ऐड करके दिखाते हैं। वो कह रहा है टेक अनदर केस ऑफ रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स लाइबिलिटी। कह रहा है यू नो एवरी इंडिविजुअल हैज टू पे इनकम टैक्स ऑन हिज इनकम
इफ इट इज एक्सीड अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। मतलब इनकम टैक्स में अगर आप देखो तो इंडिविजुअल्स के लिए क्या होता है, 5 लाख तक जैसे अभी करंटली कोई टैक्स नहीं है, जैसे ही आपकी 5 लाख से ऊपर लिमिट क्रॉस करेगी, इनकम 5 लाख से ऊपर जाएगी, तो आप पे टैक्स की लाइबिलिटी अराइज होती है। कह रहा है कि बट द इनकम टैक्स लाइबिलिटी इज नॉट सेटल इमीडिएटली व्हेन वन अर्न्स हिज इनकम, द इनकम टैक्स अथॉरिटी सेटल इट्स सम टाइम लेटर, which is technically called assessment year. Then how does he record this liability? As per historical cost base, it is recorded at an amount expected to be paid or discharged. मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि कई बार हम लाइबिलिटी का, आज हमें जैसे हम लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं, हम कहते हैं कितने पैसे मिले उसके लिए रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में क्या होगा, इनकम टैक्स में तो ऑब्लिगेशन, जैसे आपको टैक्स का प्रोविजन बनाना होता है, तो उस केस में आप क्या करते हो, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी होता है उसके अकॉर्डिंग आप देखते हो कि आपको इसके लिए कितना अमाउंट देना पड़ेगा, आपको अपनी इनकम के अगेंस्ट कितना टैक्स देना है, वो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का पार्ट होता है। मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये वाली जो लाइबिलिटी होती है, इट इज रिकॉर्डेड टू द एक्सपेक्टेड टू बी पेड, मतलब जो आपको अमाउंट पे करना है इस लाइबिलिटी के लिए, इसको डिस्चार्ज करने के लिए जो अमाउंट पे करना है, उस पर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है। एक होता है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट क्या होती है, जैसे मैंने कार खरीदी, सपोज मैंने कोई भी कार खरीदी है, 10 लाख की खरीदी है, शोरूम से मैं लेकर आ गया हूँ। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने कार खरीदी 10 दिन बाद कंपनी ने इस कार के रेट को रिवाइज करके 12.5 लाख रुपए कर दिया। तो उसका मतलब है अगर मैं इस कार को आज खरीदने चाहूँ, मतलब मेरे 10 दिन बाद, या मैं बोलूँ नेक्स्ट डे ही कंपनी के रेट बढ़ गए हैं, कंपनी ने अब इस कार की कीमत कितनी बना दी है, कोई मॉडल में चेंज नहीं किया, कुछ एनहेंसमेंट नहीं हुई, मेरी बातें समझना बच्चे, सिर्फ कंपनी ने रेट रिवाइज कर दिए ड्यू टू एनी रीजन, रेट हाइक हो गया और यही कार अब कितने की, 12.5 लाख की, तो उसको बोलते हैं करंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जो आपकी जेब से पैसे खर्च हुए हैं। अब आप बताओ, क्या आप अपनी बुक्स में इसको, करंट कॉस्ट का मतलब होता है जो आज दोबारा से अगर ये चीज लाएं तो फिर उसके लिए कितने पैसे लगेंगे। तो देखो करंट कॉस्ट क्या है, can I take that Mr. X purchased a machine on 1st of January 2000 at rupees 7 lakh? As per historical cost base, he has to record at rupees 7 lakh. तो वो किस पे रिकॉर्ड करेगा, 7 लाख पे करेगा at the acquisition price. As on 1/1/2011, Mr. X found that it would cost rupees 25 lakh to purchase that machine. टेक ऑल्सो दैट मिस्टर, यहाँ तक हम खत्म कर लेते हैं पहले, फिर लाइबिलिटी वाला सेगमेंट होता है। जैसे मैंने क्या करा, मैंने एक लैंड खरीदी, वो पहले कितने की थी, 1 लाख की थी जब मैंने खरीदी, 10 साल बाद आज वही लैंड 1 करोड़ की हो गया। तो करंट कॉस्ट कितनी है, यही लैंड दोबारा से खरीदनी हो, बट तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम तो उसी पुरानी वैल्यू पे क्या करते जाते हैं, हम इसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो हमारे पास दूसरा बेस भी होता है जिसको करंट कॉस्ट बोलते हैं। बच्चे बेसिक चीज ध्यान रखना, यहाँ मैं आपको वैल्यूएशन मेजरमेंट करने के लिए 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। अब ये आपकी मर्जी, आपको क्या यूज करना है, बट हम इन जनरल अकाउंट्स में कौन सा यूज करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट यूज करते हैं, हम करंट कॉस्ट कंसेप्ट को यूज नहीं करते। बट हाँ, लेटर ऑन आपको कई जगह पे पता चलेगा कि हम कॉस्टिंग में, जैसे अब आप पढ़ोगे तो वहां कई जगह पे हम इस कंसेप्ट को भी फॉलो करते हैं। जो मेरी डिसीजन मेकिंग कॉस्टिंग आती है वहां पर आपको डाउन, वहां पर हम ऐसा करते हैं कि डिसीजन लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को भी उठाते हैं। बट अभी मैं आपको तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एट फाउंडेशन लेवल आपको ये सारी चीजों को सिर्फ थियोरटिकल वे में पढ़ना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आप कई जगह पे इन वैल्यूज का भी यूज करोगे, लेकिन अगर मैं बोलूं ट्रेडिशनली अकाउंट्स में यूज क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग यूज होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही बेस बनाया जाता है फॉर द मेजरमेंट। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से मैंने लोन लिया 5 लाख रुपए का, बैंक ने मुझे 5 लाख रुपए का लोन दे दिया, लेकिन बैंक ने ये बोला है कि अगर आप मुझे इमीडिएट मतलब प्री पेमेंट करते हो, मतलब एक डेट से पहले इस लोन को देने आओगे तो आपको 1% का पेनल्टी देना पड़ेगा। सपोज करो मैं आज इस लोन को देने जाऊं तो 5 लाख का 1% कितना हो गया, 5,000, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 5,05,000। तो करंट कॉस्ट सेज कि अगर आपको इस लोन को रिकॉर्ड करना है तो आपको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, 5,05,000 पे रिकॉर्ड करना चाहिए। इज दैट क्लियर, आपको बात समझ आ रही है। मेरे पास मेजरमेंट के तरीके अलग अलग है, हम ये वाला तरीका यूज करते ही नहीं, अकाउंट्स में जनरली आप इसको देखोगे नहीं। तो हमारे पास एक हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, एक तो बेस होता है जिसमें मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से अकाउंटिंग करता हूँ, एक होता है मेरे पास करंट कॉस्ट। मतलब मैं ऐसे बोलूं, मैंने एग्जांपल दिया, मेरे एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं करंट कॉस्ट की बात करूं तो एसेट के लिए है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट मतलब यही चीज दोबारा से लाओगे तो क्या होगा, और लाइबिलिटी के लिए होता है अमाउंट सेटल जो होगा एट
नाउ या एट करंट डेट, मतलब जो करंट डेट पे सेटल करने के लिए जो अमाउंट देना पड़ेगा उसको बोलते हैं हम लोग कि अगर ये लोन मैं रीपे करता हूँ तो आज मुझे प्री पेमेंट पेनल्टी के चार्ज के साथ, तो इसका मतलब अगर मैं फिर रिकॉर्ड करूँ तो लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करूंगा 5,05,000 में, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से जैसे ये नई कार 12.5 लाख की है तो मैं 12.5 लाख रुपए पे रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैं अपना मेजरमेंट इसके अकॉर्डिंग करता हूँ, अगर मैं करंट कॉस्ट को अपना वैल्यूएशन प्रिंसिपल लेके चलता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास बच्चे थर्ड जो मेरे पास वैल्यूएशन का बेस होता है उसको बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। अब देखो ये मैंने कार खरीद ली, लेकिन अगर मैं इस कार को बेचने जाऊं तो ये कार आज मुझे 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देगी। एनी हाउ कोई भी रीजन हो सकता है कि 8 लाख रुपए, तो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 8 लाख है, तो क्या मुझे 8 लाख में रिकॉर्ड करना चाहिए? अगर मैं रियलाइजेबल वैल्यू को फॉलो करूं तो अगर आपको याद है मैंने एक रियलाइजेशन कंसेप्ट बताया था, जब बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं रहता तो फिर हम रियलाइजेबल वैल्यू को फोकस करते हैं। और अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं उसको सेटल करने में मुझे आज कितने पैसे देने हैं वो मैं देखूंगा, तो रियलाइजेबल वैल्यू भी क्या हो सकती है एज ए मेजरमेंट बेस बन सकती है। तो आपके पास 4 बेस होते हैं, हिस्टोरिकल, करेंट और रियलाइजेबल। तो रियलाइजेबल के हिसाब से आज कितनी पेमेंट होगी, अगर आप इस लोन को रीपे करते हो 5 करते हो तो 5 लाख लिखेंगे, और 5 पे करने पड़ते हैं तो इस कंसेप्ट के हिसाब से आपको 5,05,000 रुपए आपकी रियलाइजेबल वैल्यू लिखी जाएगी। रियलाइजेबल कंसेप्ट का मतलब होता है कि आपको देने कितने पैसे। देखो क्या लिखा है, कह रहा सपोज मिस्टर एक्स फाउंड दैट ही कुड गेट 20 लाख इफ वुड सेल द मशीन परचेज ऑन 112,000 पेइंग 7 लाख, जो 7 लाख देके उसे मशीन के कितने पैसे मिलेंगे, 20 लाख मिलेंगे, एंड इट वुड कॉस्ट, और उसकी आज की कॉस्ट कितनी, 25 लाख। इन दैट केस इट वुड ही बाय इट करेंटली। टेक ऑल्सो दैट मिस्टर एक्स फाउंड दैट ही हैड नो मनी टू पे द बैंक लोन 5 lakh of currently. As per the realizable value, assets are carried at the amount of cash or cash equivalent that could be currently obtained by the selling the asset in an orderly disposal. ठीक है, hazard asset disposal में कह रहे हैं yield something less, मतलब मैं अगर एसेट को रिकॉर्ड करता हूँ रियलाइजेबल के हिसाब से, मान लो कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो मतलब कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो मेरे को अगर आप बेचने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जैसे 5 लाख की एसेट है बट मैं बेचूंगा तो मुझे कमीशन देनी पड़ेगी या उसके डिस्पोजल पे खर्चा करना पड़ेगा, तो 5 लाख की एसेट का जब मैं डिस्पोजल करूंगा तो मेरे 50,000 तो खर्च ही हो जाएंगे, तो मेरे पास नेट हाथ में कितने आएंगे, मेरे पास 4.5 लाख रुपए आएंगे, तो मैं 4.5 लाख रुपए रिकॉर्ड करूंगा। और मेरे हिसाब से मैं रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, मैं 8 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा। और लाइबिलिटी के लिए मैं जितना अमाउंट आज बैंक कहेगा मुझे पे करने के लिए तो मैं उसको रियलाइजेबल वैल्यू मानूंगा। एक होता है आपके लिए प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू बच्चे क्या होता है, ये होता है कि जो आपको जो अमाउंट मिलना है, जो अमाउंट आपका या फिर जाना है, उसकी आज एक प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं आप समझते हो, जैसे मैं ऐसे बोलता हूं मैंने एक मशीन खरीदी, ये मैंने खरीदी सपोज करो 10 लाख की, और आप इसको एसेट की तरह रिकॉर्ड करते हो, यस रिकॉर्ड करते हैं। एसेट के लिए क्या कंसेप्ट होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट यूज होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट यूज करते हैं। अगर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरी एसेट की जो मशीन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो 10 लाख रुपए आएगी। मेरी जो मशीन की वैल्यू जो मैं रिकॉर्ड करूंगा कितनी रिकॉर्ड करूंगा, 10 लाख रुपए। अब अगर मैं इसको मार्केट में बेचने जाता हूं तो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, रियलाइजेबल वैल्यू है वो है सपोज करो 8 लाख रुपए। अगर मैं उसको फॉलो करता हूं तो फिर ये, अगर मैं आज इसको रिप्लेसमेंट करने जाऊं करंट कॉस्ट देखूं तो वो कितनी आ रही है, वो सपोज करो 12.5 लाख रुपए। तो अगर मैं उस वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूं तो मुझे 12.5 लाख। अब आती है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि मशीन जो आप यूज कर रहे हो उससे आपको कुछ बेनिफिट आएगा। बेनिफिट आएगा मतलब जब आप मशीन यूज करोगे तो हर साल आपको 2 लाख रुपए हर साल रेवेन्यू आएगी सपोज करो, या 3 लाख रुपए हर साल रेवेन्यू आएगी। और ये 3 लाख रुपए रेवेन्यू आपको अगले 6 साल तक मिलेगी, 6 ईयर्स तक मिलेगी। 3 लाख मतलब 3 लाख रुपए आपको हर साल रेवेन्यू मिलेगी, और हर साल के एंड में आपके पास 3 लाख रुपए आते रहेंगे और 6 ईयर्स तक आपको बेनिफिट मिलेगा, और ये 18 लाख रुपीज आपको मिलेंगे। बट एसेट तो आप आज रिकॉर्ड कर रहे हो, एट प्रेजेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप ऐसे देखो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है जो फ्यूचर में अमाउंट मिलना है उसकी आज की वैल्यू। मुझे एक बात बताओ, कल जो 100 रुपए मिलने हैं, एक साल बाद के 100 रुपए, क्या वो आज के 100 रुपए के बराबर है? आंसर इज नो, क्योंकि एक साल बाद जो 100 रुपए में आप खरीद पाओगे इन्फ्लेशन की वजह से वो आप कम खरीद पाओगे जो आज आप 100 रुपए में खरीद रहे हो। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आज 100 रुपए में मैं अगर कुछ खरीद पाता हूँ बट अगले साल तक तो इन्फ्लेशन बढ़ चुका होगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ चुका होगा 100 रुपए में उतना कुछ तो बाय नहीं कर पाऊंगा। मैं मान लेता हूँ मनी की वैल्यू रिड्यूस कर रही है, और अगर 10% का इन्फ्लेशन रेट भी मानू तो उसका मतलब है 10% वैल्यू डाउन हो जाएगी।
फॉर सिंप्लिसिटी के लिए मैं मानता हूं कि अगर 10% का इन्फ्लेशन रेट है तो जो चीज इन फ्यूचर आपको कितने की मिलेगी, 110 की, आज वो 100 रुपए की है, तो इसका मतलब आज के 100 रुपए कल के किसके बराबर है, 110 रुपए के बराबर है। तो 100 रुपए जो फ्यूचर में होंगे वो तो आज कम होंगे। लेट्स से एग्जांपल ले लेता हूं कि 10% में रिड्यूस कर देता हूं कि आज 90 रुपए में जो चीज आ रही है कल उसके लिए आपको 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या करती है, प्रेजेंट वैल्यू इन जो अमाउंट्स को मिलने हैं, उन जो अमाउंट मुझे फ्यूचर मिले हैं ईयर 1 ईयर 2 पे ईयर 3 पे, वो क्या करते हैं, इनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। सिमिलरली जब मुझे एक लोन रीपे करना है, मैंने बैंक से लोन लिया तो बैंक ने मेरी किस्तें बांध दी। सपोज करो बैंक से मैंने लोन लिया, 5 लाख रुपए का लोन लिया, बैंक ने क्या किया, बैंक ने मुझे कहा कि आप 6 साल तक मुझे किस्त देंगे, कितने की, हर साल 1,25,000 रुपए किस्त देंगे। मैंने कहा ठीक है, बट 1,25,000 रुपए की जो किस्त है वो 1,25,000 मुझे आज देने हैं या फ्यूचर में देने हैं, मुझे फ्यूचर में देने हैं, अगले 6 सालों में देने हैं, अगले 6 साल के एंड तक मुझे 1,25,000 रुपए देने हैं। मुझे क्या करना है, अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू को देखूं तो मुझे आज इनकी प्रेजेंट वैल्यू लेकर आनी है। मतलब आज T0 पर, टाइम 0 पे, मतलब मुझे क्या करना है, ये पेमेंट मुझे T1 पे करनी है, ये T2 पे करनी है, ये T3 पे, ये T4 के एंड पे करनी है, T5 के एंड पे और ये T6 के एंड पे, और वैल्यू मुझे किस पे चाहिए, T0 पे। तो प्रेजेंट वैल्यू ना रिवर्सल निकलता है। रिवर्सल मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकलता है। अगर 10% का इन्फ्लेशन हो तो मैं वैल्यू कैसे बनाऊं, अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बनाऊं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बनता कैसे है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बनता है 1/1 प्लस R टू द पावर n बनता है। ये फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको एफएम में आपको पढ़ने को मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अकाउंट्स में भी इतनी रेलेवेंट नहीं है ये बातें, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से निकलता है। जैसे एक अगर 10% का इन्फ्लेशन रेट है, आर मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दो या इन्फ्लेशन रेट, जो डिस्काउंटिंग रेट होता है, तो मैं 1/1 प्लस 0.10 करूं तो एक साल बाद अगर मैं इसको देखूं 1.1, तो इसको मैं डिवाइड करूं तो इसका मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 90 पैसे, 9.0, मतलब ये 91 पैसे हो गई लगभग। उसका मतलब ये है कि अगर 10% की इन्फ्लेशन रेट चल रही है तो एक साल बाद के जो 100 रुपए हैं वो आज के 91 रुपए के बराबर है, या एक साल बाद का जो 1 रुपी है आज के वो किसके बराबर है, वो 91 पैसे के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं ईयर 1 की बात करूं, जो ईयर 1 वाला 1 रुपी है उसकी आज की वैल्यू 91 पैसा है। ईयर 2 वाला जो 1 रुपी है, अगर मैं फिर इसको एक कैलकुलेट करूं तो आज के किसके बराबर है, 82.826 पैसा, मतलब 83। ईयर 3 की बात करूं तो ईयर 3 पे जो 1 रुपीज मिलेगा, मैंने फिर इक्वल टू कर दिया, वो हो गया 0.7513, या फिर 75 ले लेता हूँ। ईयर 4 पे अगर जो 1 रुपी है उसकी वैल्यू में निकालू तो वो कितनी निकलेगी, वो निकलेगी 0.683। और ईयर 4 पे अगर देखूं तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, उसकी बनेगी 0.620, मतलब 621 आ जाएगी, या 61 कर लो, 6209 है, 621 कर दो। अगर मैं बात करूं बच्चे, टाइम वैल्यू फैक्टर क्या कहता है, टाइम वैल्यू फैक्टर कहता है कि भाई आज से एक साल बाद जो 1 रुपी है वो आज के 91 पैसा के बराबर है। एक साल बाद मतलब 2 साल बाद जो 1 रुपी मुझे पे करना है, रिसीव करना है, वो आज के 8.26 पैसा के है। मतलब अकाउंटिंग में एक प्रेजेंट वैल्यू, अगर कंपनी प्रेजेंट वैल्यू के लिए अगर मेजरमेंट का तरीका प्रेजेंट वैल्यू बनाती है तो वो क्या करेगी, वो एक तरीके से जब अपनी वैल्यूएशन करेगी वो इन वैल्यू पे लाएगी। अगर सपोज करो मुझे 3 लाख रुपए मिलने एक साल बाद, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है, 0.91 इंटू 3 लाख, तो वैल्यूएशन किस पे करेगी, 2,73,000। अगर मैं बेस ऐसे देखूं, मेरी किस्त कितने की बन रही थी, मेरी किस्त बन रही थी 1,25,000 रुपए की, ये 5 साल तक किस्त है, मैं सपोज करो 5 साल तक किस्त है, तो अगर मैं डिस्काउंटिंग ना करूं तो मुझे आज रिकॉर्ड किस पे करना पड़ेगा, 1,25,000, 1,25,000। और ईयर 6 पे देखूं, ईयर 6 पे भी निकाल देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आ गया 0.564। अब क्या होगा, अगर मुझे आज लोन लिखना है, अगर मुझे आज लोन की सेटलमेंट लिखनी है कि मेरी लोन की लाइबिलिटी कितनी बनेगी, तो फिर तो मुझे क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, तो जितने पैसे मुझे देने हैं, जितनी पैसे पेमेंट मुझे करनी है, मैं क्या करूंगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा, इनको मल्टीप्लाई करके देख लूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई, जो एक वैल्यू आती जाएंगी वो इन सब की क्या होंगी, प्रेजेंट वैल्यू होंगी, और उन प्रेजेंट वैल्यू पे जाके मैं क्या करूंगा, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका होता है कि मैं इन सब जो भी फ्यूचर में पे करूंगा
मैं फ्यूचर से मैं बहुत सिंपलिसिटी के लिए लेता हूँ, मैंने आपको 100 रुपए 2 साल बाद देने हैं, 100 रुपए करके 2 किस्तें देनी है। तो बहुत सिंपल है, ये बहुत लंबा एग्जाम्पल हो जाएगा। आज की इसकी इस 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 1 साल बाद वाली कितनी है? 91 रुपए। 2 साल बाद वाले की कितनी है? 82 पैसे। तो इसका मतलब है, मतलब राउंड ऑफ करो तो 83 पैसा। तो इसका मतलब मैं अगर आज अपने यहाँ लोन को रिकॉर्ड करूं तो लिखूंगा 91 प्लस 83, तो ये कितना रिकॉर्ड होगा? ये 174 पे रिकॉर्ड होगा। वैसे देखा जाए तो मुझे आपको 100 रुपए करके कितने देने हैं? 200 रुपए देने हैं। बट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से अगर आप इसे लोन को बैलेंस शीट में लिखोगे तो आप अपनी बुक्स में 174 ही लिखोगे। मतलब हम इस वैल्यू पे रिकॉर्ड करके ले आते हैं। अगर मैं 5 साल बाद अगर मुझे 100 रुपए करके देने हैं तो मेरी ये वैल्यूज आएंगी, मैं इनको मतलब इनको 91 पैसे 91 रुपीज इन सबको ऐड कर लूंगा और वो मेरी प्रेजेंट वैल्यू बनकर आ जाएगी। मैंने यहाँ बड़ा अमाउंट है, अगर आप 100 रुपीज के हिसाब से देखो या 100 रुपीज के अकॉर्डिंग देखो तो 100 रुपीज अगर आपको 6 साल तक देने हैं तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू होगी पहले साल के वैल्यू, पहले साल वाला जो 100 रुपीज दोगे उसकी वैल्यू क्या होगी? 92। दूसरे साल वाले की 83, 75, 68, 62 और फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 56। तो इन वैल्यूज को जोड़ लो तो ये मेरी क्या बन जाती है? प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका मतलब होता है कि वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं तो वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स के लिए भी मेरे पास 4 वैल्यूज होती है जिन पे मैं इनको रिकॉर्ड कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है बच्चे मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन। यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जब आप मेजरमेंट करते थे यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी एक कंसेप्ट पढ़ते थे डिमिनिशिंग यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी वाला, कि भाई आप क्या करते थे, आपके टीचर्स इकोनॉमिक्स में से बताते हैं कि जैसे जैसे आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है आप उसके लिए प्राइस कम पे करना चाहते हो। बट अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता। अकाउंट्स में आप मतलब पहले जैसे बोलते थे ना, एक कप आपने टी लिया, सेकंड कप ऑफ टी के लिए आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है इसलिए आप उसकी वैल्यू कम करते हो। अकाउंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। अकाउंट्स में वैल्यूएशन जो होती है, मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन की बात करूं तो वो सेम ही चलती है। फर्स्ट कप की वैल्यू वही रहेगी जो सेकंड कप की। इसमें कोई डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का कंसेप्ट नहीं चलता है। तो आप ध्यान से देखना, कह रहा है वैल्यू रिलेट्स टू द बेनिफिट टू बी डिराइव फ्रॉम ऑब्जेक्ट, एबिलिटीज और आइडिया। टू द इकोनॉमिस्ट द वैल्यू इज द यूटिलिटी ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स टू द पर्सन कॉन्टेम्पलेटिंग और enjoying its use, मतलब जो उसको यूज कर रहा है। इन अकाउंटिंग टू मीन द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, abilities or idea, a monetary surrogate is used. That is to say, value is measured in terms of money. Suppose an individual purchase a car paying 2,50,000. Its value lies in the satisfaction to be derived by that individual using the car in future. Economists often use the ordinal scale to indicate the level of satisfaction, but the accountant use only the cardinal scales. If the values of car is taken 2,50,000, it is only one type of value called in acquisition cost and historical cost. So the value is indicated by measurement. In accounting that value is always measured in terms of money. वहाँ कोई डिमिनिशिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता, या वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है, या डिमिनिशिंग का कंसेप्ट नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो वैल्यू मेजर होगी, इकोनॉमिक्स में तो आप ऑर्डिनल भी कंसेप्ट करते हो, रैंकिंग भी करते थे, या कोई रैंकिंग का कंसेप्ट नहीं होता है। इज दैट क्लियर? यस। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मैंने आपको छोटी सी बात बताई बच्चे कि जो पास्ट इवेंट्स होती हैं और जो प्रेजेंट इवेंट्स होती हैं उनको तो हम लोग क्या करते हैं, उनको हम मेजर करते हैं। हम किससे? उनकी मेजरमेंट होती है। जबकि जो फ्यूचर इवेंट्स होती है, फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम मेजर नहीं करते, उनको अकाउंट्स में क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन आप निकालते हो, डेप्रिसिएशन के लिए आप एसेट की स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट करते हो, उसकी लाइफ एस्टिमेट करते हो। तो डेप्रिसिएशन एक एस्टिमेटेड फिगर होती है, वो मेजरमेंट फिगर नहीं होती। तो देखो क्या लिखा है, कह रहा है अर्ली इन दिस यूनिट वी हैव लर्न हाउ टू मेजर अ ट्रांजैक्शन which has already taken place and for which some value or money has been paid. कह रहा some valuation principles are to be adopted. जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि valuation principles होते हैं, there are principles are to be adopted for their measurement, but there are certain items which have not be occurred, जो हुई नहीं है, which have not occurred, sorry, therefore cannot be measured by using the valuation principle. Still they are necessary to record in the books of account. For example, provision for doubtful debt. For such item we need some value. In such a situation reasonable estimates are based on existing situation and past experience. जो estimates लगते हैं वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से लगते हैं और साथ साथ किससे लगते हैं? जो आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि सिचुएशन बदलती है तो आपके एस्टिमेट्स में भी चेंज आ जाता है। कह रहा द मेजरमेंट ऑफ सर्टेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज बेस्ड ऑन द एस्टिमेट ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट एज अ रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज inherent in the business activity. Many financial statement items cannot be measured with precision, मतलब exact figure नहीं होती, but can only estimate it. Therefore, the management makes various estimates
and assumption of assets, liability, income and expense on the date of preparation of financial statement. Such estimates are made in connection with the computation of depreciation, amortization and impairment of losses. जैसे आपने एक पेटेंट खरीदा और उस पेटेंट को आप कितने साल में राइट ऑफ करोगे, ये तो देखा जाता है कि आपको कितने साल उसका बेनिफिट मिलेगा, जितने साल बेनिफिट मिलना है। अब ये आपका एस्टिमेट होता है कि आपको कितने साल का एस्टिमेट लगाना है, ये आपको खुद देखना होता है कि कितने साल आप उसका बेनिफिट ले पाओगे। नेक्स्ट क्या है बच्चे, एज अक्रूवल प्रोविजंस एम्प्लॉइज बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ऑल्सो एस्टिमेट मे बी रिक्वायर्ड इन डिटरमाइनिंग द बैड डेट्स, useful life, residual value of an item of plant and machinery, and inventory obsolescence. The process of estimation involves judgment based on the latest information. ठीक है, an estimate require revision of if changes occur regarding the circumstances on which the estimates are based. मतलब आपका एस्टिमेट भी बदलता रहता है अगर वो सिचुएशंस बदलती है, मतलब आपका एस्टिमेट हमेशा सेम नहीं रहेगा। हो सकता है मेरे बैड डेट जो मुझे लगता है 10% डाउटफुल डेट है, बट सिचुएशन बदली, मार्केट थोड़ी सिचुएशन खराब हुई, हो सकता है बैड डेट और भी बढ़ सकते हैं, तो उस केस में आपका एस्टिमेट बदल सकता है। कह रहा और एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, मोर एक्सपीरियंस और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट, change in accounting estimate means difference arises between certain parameter estimated earlier and re-estimated during the current period or actual results achieved during the current period. Few examples, जैसे आपने क्या लिया है, a company incurs rupees 10 lakh on the development of patent. Now the company has to estimate for how many years the patent would benefit the company. This estimation should be based on the latest information and logic. हो सकता है न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी हो, अब आपको पहले लगता था ये 10 साल चलेगा, अब आपको लगता है ये हो सकता है 3 साल में यही चले, इससे ज्यादा इस पेटेंट का कोई रोल ना हो। नेक्स्ट है उसके बाद यहां पर एक एग्जांपल और देता हूं, ये वाला थर्ड वाला, द कंपनी अ कंपनी हैज टू प्रोवाइड टैक्सेस फॉर विच इज आल्सो बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, देयर कैन बी सम इंटरप्रिटेशनल डिफरेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ विच टैक्स अथॉरिटी में ईदर एक्सेप्ट और द एक्सपेंडिचर और रिफ्यूज इट, एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड टू डिफरेंस टैक्स लायबिलिटी। मतलब आपको ना इनकम टैक्स में क्या करना पड़ता है, टैक्स की कंपटीशन करनी होती है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक बजट लाती है, आपने देखा बजट आता है, बजट में टैक्स के रूल्स होते हैं। अब टैक्स के रूल्स को सीएज इंटरप्रेट करते हैं, लॉयर्स इंटरप्रेट करते हैं। हो सकता है मेरी इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट की इंटरप्रिटेशन से अलग हो, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो कुछ अलग ढंग से उसको रीड कर रहा हो, मे भी बाद में आप देखो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स है, वहां जाके चीजें सॉर्ट आउट होती है। मैं अभी बेसिक चीज बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है जो टैक्स लाइबिलिटी मैंने निकाली हो सकता है उसके हिसाब से कुछ और हो। तो वो यही बात कर रहा है कि भी आप जो टैक्स का अमाउंट भी निकालते हो वो आप अपनी इंटरप्रिटेशन के बेस पे निकालते हो सकता है आपके हिसाब से खर्चा अलाउड हो सकता है गवर्नमेंट के हिसाब से वो खर्चा डिसअलाउड हो जाए। जैसे आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो वहां पर आप एक बेसिक चीज पढ़ोगे, ऑल एक्सपेंसेस आर अलाउड एज डिडक्शन विच आर रिलेटेड टू बिजनेस, जो आपके बिजनेस से रिलेट करते हैं। बट कई बार जैसे सारी चीजें बिजनेस से रिलेट नहीं करती, लोग कोशिश करते हैं उसको को रिलेट करने की, तो उस केस में क्या होता है कई बार डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो आपका टैक्स का अमाउंट भी क्या होता है, एक एस्टिमेटेड फिगर होती है, इसलिए उसको हमेशा क्या करते हैं हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारी टैक्स की फिगर क्या होती है, एक एग्जैक्ट फिगर नहीं होती, वो क्या होती है, वो एक एस्टिमेटेड फिगर होती है। तो इस चैप्टर को मैं कंक्लूड करता हूं। इस चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया बच्चे, इस चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया कि अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, मतलब अकाउंट्स में मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट में 3 स्टेजेस होती हैं, पहली आइडेंटिफिकेशन, दूसरा आपका स्टैंडर्ड का सिलेक्शन होता है, तीसरा इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन होती है। नेक्स्ट है उसमें आपके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग खाली मेजरमेंट डिसिप्लिन नहीं है, मेजरमेंट करना इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। फिर मैंने आपको बताया बच्चे कि आपके पास 4 वैल्यू है जिन पे आप मेजर कर सकते हो। एक वैल्यू कौन सी थी आपकी, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट है, एक करंट कॉस्ट है, एक रियलाइजेबल वैल्यू है, और एक आपकी कौन सी होती है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आप इन्फ्लेशन को हटा के आज की वैल्यू देखो, वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू बन जाती है, जो आपका डिस्काउंट रेट बोला जाता है। और फिर उसके बाद मैंने बताया अकाउंट्स में कुछ एस्टिमेट भी लगाए जाते हैं, और अकाउंट्स में वैल्यूएशन का तरीका कार्डिनल होता है, वो नंबर्स में दिया जाता है, या यूटिलिटी अप्रोच नहीं होती जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब हम बच्चे एक नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।